हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो सेशन। एंड इन दिस सेशन बेसिकली विल डिस्कस कि किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हो और इसको जो है वो और ज़्यादा सुधारा जा सकता है। तो बेसिकली इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने दो अलग अलग कॉपीज़ ली हैं, दो अलग अलग स्टूडेंट्स की। एक ये कॉपी है, दिस वन इज़ द सेकेंड कॉपी। ठीक है, मैं पहली कॉपी को इवेलुएट करूँगा। और बेसिकली जब हम ऐसे मुद्दे के ऊपर बात करते हैं ना कि हम आंसर राइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, हम ज़्यादा इफेक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हैं, हम अपनी नॉलेज को इफ़ेक्टिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके कुछ रूल्स नहीं होते। ठीक है, इसका कुछ साइंस नहीं है कि मैं आपको कुछ सिद्धांतों के बारे में बता दूंगा या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता दूंगा, दीज आर द रूल्स, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू राइट, और वो आप लिखेंगे और काम जो है वो हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आपको अपनी नीड को समझना पड़ता है, अपने आंसर की नीड को समझना पड़ता है और उस हिसाब से प्रोसीड करना होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेसी हमने क्या किया है कि एंड आगे चल के मैं और भी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि अलग अलग बच्चों की जो है ना मैं कॉपी लेके आया करूँगा यहाँ पे, और उसको लाइव एवेल्युएट करके मैं आपको समझाया करूँगा कि आखिरकार रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, किस तरह से आप चीज़ों को जो है वो और बेहतर तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्वेश्चन था, बच्चे ने बड़ा सुंदर लिखा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, डिस्कस इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो उसने बेसिकली पहले बताया दैट मॉरिस गिन्सबर्ग के हिसाब से सोसाइटी इट्स अ कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय द सर्टन रिलेशन और मोड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सही लिख दिया इसने। ठीक है, फिर उसके बाद इसने लिखा दैट वेयर एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी। फंक्शनल व्यू लिखा, थिंकर्स लिख दिए। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल व्यू लिखा, थिंकर्स लिख दिए, और बेसिकली जो उसका असेंस है वो लिख दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे बेसिकली मुझे नहीं लगता है कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो रिक्वायरमेंट थी जिस चीज़ की, वो था एक केस स्टडी या फिर एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ द गिन्सबर्ग, कि गिन्सबर्ग ने बेसिकली बताया कि सोसाइटी एक कलेक्शन है इंडिविजुअल्स का जो कि यूनाइट होते हैं बिकॉज ऑफ द सर्टन रिलेशनशिप्स और द मोड ऑफ बिहेवियर। मोड ऑफ बिहेवियर कौन बनाता है? ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स ही बनाते हैं। ठीक है, आप अपने पिता के साथ कनेक्टेड हो तो आपका अपने पिता के प्रति एक पर्टिकुलर व्यवहार होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है। वो बिहेवियर कौन बनाता है? वो आपके पिता का रैंक बनाता है। ठीक है, अगर आप अपने पिता के साथ एक पर्टिकुलर व्यवहार कर रहे हो तो तकरीबन वैसा ही व्यवहार जो है वो मॉरिस गिन्सबर्ग के हिसाब से इस सोसाइटी के अंदर तकरीबन सब लोग जो है वो अपने पिता के साथ कर रहे होंगे। ठीक है, जो जनरल एक रिस्पेक्टफुल नेचर है, एक आज्ञाकारी जो व्यवहार होता है, जनरली जो है वो हम अपने पिता से तू करके बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह का जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर व्यवहार होता है। तो बेसिकली वो मोड्स ऑफ बिहेवियर की वजह से जब लोग आपस में यूनाइट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसको जो है वो हम सोसाइटी कहते हैं। अब देखो, नाउ आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, एक बड़े सिंपल से तरीके से समझा दिया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स लिखने इंपॉर्टेंट थे, या फिर मैं इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल दे के जो है वो मुद्दे की बात को जो है वो समझा देता? ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स और इस तरह का जो एक केस स्टडी है या फिर इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो लिखना इसके अंदर, इस आंसर के अंदर ज़्यादा इफेक्टिवनेस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता था। बिकॉज यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हमने पूछे नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ पता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ लिखनी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ की जो है ये पूरे जो भी इन्होंने लिखा है, पर्सपेक्टिव्स वगैरह लिखे हैं, इसकी जो है वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ मेरे हिसाब से ये जो एक चीज़ है जो आप बनाते हो,
पता नहीं आपने कहाँ से सीखी हैं ऐसी चीज़ें बनानी, बट मुझे नहीं लगता कि इसका जो है वो कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर सीधा लिख देते कि इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, लोगों का अवेयरनेस होता है, ये जो है वो क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दोबारा फिर से थर्ड पॉइंट को ही ड्राइव करके इन्होंने फोर्थ पॉइंट बना दिया। देयर इज़ डिफरेंस टू प्राइमरी लाइकनेस, सेकेंडरी डिफरेंस। अगर आप एक ही पॉइंट के अंदर दोनों चीज़ें लिख देते तो भैया आप कम शब्दों के अंदर ज़्यादा एसेंस लिख पाते, ठीक है। देन उसके बाद सोसाइटी इज़ डायनेमिक, और सोसाइटी हैज़ अ डायनेमिक मेंबरशिप, और फिर उसके बाद इन्होंने कल्चर के बारे में लिखना सोचा होगा लेकिन भूल गए। देन उसके बाद सोसाइटी एग्जिस्ट, सोशल कंट्रोल। मेरे हिसाब से बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स को बड़े आराम से जो है वो समझा सकता था। पहली है दैट इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, that are having mutual interaction, आपस में कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस और बिकॉज ऑफ द इंटरेक्टेड और प्रॉपरली क्यूरेटेड बिहेवियर, ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया। ऐसे पूरे पॉइंट लिखने, आधा पॉइंट छोड़ दिया, आगे कुछ लिखा नहीं है, ये पॉइंट बेसिकली इसके साथ कनेक्ट होना था, ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटी के अंदर दूसरा पॉइंट, देयर इज लाइकनेस एज वेल एज देयर इज डाइवर्सिटी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सोसाइटी इज डायनेमिक और दी सोशल रिलेशंस दे आर डायनेमिक, ठीक है। गॉट द पॉइंट। और इसके अंदर एक सोशल कंट्रोल वगैरह होता है, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, और आपके पास जो है वो बिहेवियर इंटरेक्शन होता है। ये आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल से ही एग्जाम्पलीफाई हो गया था। फिर उसके बाद बेसिकली जो है वो एक लाइकनेस होता है। यू कैन कोट हेयर अबाउट द एमाइल डर्काइम। एमाइल डर्काइम का जो ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी वाला जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है कि द सोसाइटी इज़ डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। और रेगुलरली जो है वो आफ्टर द रेगुलर इंटरवल सोसाइटी जो है वो चेंज करती रहती है। यू कैन कोट R.C. ब्राउन हेयर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपने इतना कुछ लिखा, मुझे शो ऑफ किया कि आई हैव दीज पीपल इन माई डिस्पोजल, तो वही जो है वो आप मुद्दे की बात के ऊपर लिख देते तो आपका जो आंसर है वो कहीं ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाता। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो प्राइमरी हमारा एक गोल रहता है, वो ये रहता है कि जो आप आंसर लिखें वो बिल्कुल क्वेश्चन के मुद्दे के ऊपर लिखा जाए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते, मुझे पता है कि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मुझे पता है कि आप बहुत पढ़ाकू बच्चे हो, मुझे पता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, परहैप्स मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो देन ऑन दी अदर हैंड, सेकंड, दूसरी जो चीज़ हमारे पास होती है वो ये होती है कि जब भी आप लिखो, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखना है तो वो फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए, ऐसे नहीं लगना चाहिए दैट यू आर जस्ट शोइंग ऑफ, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे इस बच्चे के रिगार्डिंग जो मेरी गाइडेंस रहती है हमेशा, और जो आगे भी गाइडेंस रहेगी, और जो मेरा भी इनको समझाने का तरीका रहेगा, वो ये रहेगा कि आप बिल्कुल मुद्दे की बात लिखिए, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं जो है वो इनकी नॉलेज को कर्टेल करना पड़ेगा, और नॉलेज को कर्टेल करके, गलत साइड से कर्टेल करके इनकी नॉलेज को जो है वो सही साइड के ऊपर जो है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के बजाय इनको जो है वो जो भी इनकी केस स्टडीज़ हैं जो इनके डिस्पोजल में पड़ी हुई हैं, इनको कुछ नया ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें इनके पास हैं दैट वो जो है वो इन चीज़ों को इस तरह से लिख सकते हैं बड़े इजीली, ठीक है। तो अगेन 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो कि समझाने वाली हैं। एक है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स के ऊपर जो है
वो आपको ध्यान नहीं देना है. इवन इफ यू आर राइटिंग 3 पॉइंट्स, यू आर सब्सटेंशिएटिंग देम विद द केस स्टडीज, दे आर गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एक पॉइंट छूट भी गया, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू शूट यू, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टैब यू. ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. दूसरी जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जब भी आप एक थ्योरी को लिखते हो, जब भी आप एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन को लिखते हो, प्लीज़ एग्जाम्प्लीफाई इट, जिससे कि बेसिकली ये पता चल जाए कि हाँ आपको सच में एक कंसेप्ट के बारे में पता है. ठीक है, सिर्फ आपके पास बोल बच्चन नहीं है. ठीक है, तो ये है. तो बेसिकली नाउ आई विल डिज़ाइन द थिंग्स लाइक दैट. इसके आगे आने वाले वर्कशीट्स जो है वो मैं थोड़े से और ऐसे डिज़ाइन करूँगा, जिसके अंदर थोड़ी सी गुगली फेंकी जाएगी, और जिसके अंदर बेसिकली जो इसकी आदत है, जो ये ज़्यादा पॉइंट्स लिखने वाली आदत है, चीज़ों को रिपीट करने वाली आदत है, वो जो है वो रोकी जाए. ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आई विल हैव टू क्यूरेट द क्वेश्चंस लाइक दैट. उस तरह से मुझे बनाना पड़ेगा इस बच्चे के लिए. अब चलिए, सो व्हाट आर द रिलेशनशिप between, or what is the relationship between the culture and society? Illustrate with the examples. So society and culture are closely interrelated terms. Society, as per Ginsburg, it is the collection of the individual united by the certain relation or the modes of behavior, while culture, as per E.B. Tyler in the book Primitive Culture, it is a complex whole of the knowledge, art, moral, etc. acquired by the man of the. ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है कि आपको दोनों की डेफिनेशन पता है, बट दोनों की डेफिनेशन कैसे एक दूसरे के साथ इंटररिलेट कर रही है, क्या वो कुछ किसी को समझ में आया? इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू राइट दी डेफिनेशन. भाई मैं इसीलिए बच्चों को ये कह देता हूँ कि ये खेल से बाहर ही निकल जाओ. इसमें आपका बिल्कुल फ़ायदा नहीं है कि जब आप इंट्रोडक्शन के अंदर जानबूझ के किसी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, किसी एक सोशोलॉजिस्ट का डेफिनेशन या फिर उसका नाम जो है वो लिखने की कोशिश करते हो. इस खेल से बिल्कुल बाहर निकल जाओ, रहने दो इस चीज़ को. दिमाग से ही निकाल दो कि मुझे किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का या फिर किसी सोशोलॉजिस्ट का जो है वो नाम लिखना है. ठीक है, या फिर किताब का नाम लिखना है. अब बेसिकली इट वुड हैव मेड मच मोर सेंस अगर आप बेसिकली ये लिखते दैट द सोसाइटी इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक रिश्ते की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कल्चर जो है वो एक कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि उस रिश्ते को बनाते हैं. भाई ये तो बहुत अच्छा है. अब इससे पता चल रहा है कि हाँ ये कंप्लीमेंट्री है दोनों चीज़ें. आपने कल्चर को जो है वो एक दूसरे का कान पकड़ लिया, एक को जो है वो दूसरे से पकड़ लिया. कल्चर आपका क्या निकल रहा है कि कल्चर जो है वो इट इज़ द कम्प्लेक्स ऑफ द नॉलेज, आर्ट, मॉरल, एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो एक स्टैटिक सी डेफिनेशन E.B. टायलर ने दी थी वो आपने एक जगह पे रख दी, गिन्सबर्ग वाली डेफिनेशन एक जगह पे लिख दी. दोनों जो है वो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट ही नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप बताना है. ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे क्वेश्चन का हीरो है. तो वो क्वेश्चन का हीरो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को आप इफ़ेक्टिवली लिखोगे. इफ़ेक्टिवली लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, किसी किताब का नाम लिख दो और वो इफ़ेक्टिव हो गया. ठीक है, तो इससे हो ज़रूर ये बढ़िया बनता अगर सच में ये क्वेश्चन की डिमांड को जो है वो एड्रेस कर रहा होता. अभी ये एड्रेस नहीं कर रहा है अच्छे तरीके से. ठीक है, तो इस गेम को छोड़ दो कि मुझे कोई नाम लिखना है, किसी का पता, किसी का कुछ लिखना है यहाँ पे. ठीक है, अब बात आती है रिलेशनशिप की. सो द सोसाइटी रेफर्स टू द एसोसिएशन ऑफ द इंटरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल्स. ओवर टाइम सोसाइटी टेंड्स टू शेयर कॉमन कल्चर. भैया कैसे, हाउ? वही तो मुद्दे की बात है. कैसे करती है शेयर? बिकॉज इंडिविजुअल्स जो हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, ये किसने बताया है? ये बताया आपको थॉमस हॉब्स ने. तो थॉमस हॉब्स जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी के इंडिविजुअल्स जो है वो एक कलेक्शन के अंदर आते हैं, कलेक्टिव बनते हैं, और कलेक्शन के अंदर आके जो है वो बेसिकली क्या बनाते हैं? कल्चर बनाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट बिकम अ कल्चर. ठीक है,
तो वो चीज़ है, तो उसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते थे, तो ये अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया पॉइंट। नेक्स्ट, सोसाइटी इज़ द कम्प्लेक्स सिस्टम वेयर कल्चर इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर थ्रू शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यूज़। बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत ही बढ़िया लिखा, ठीक है। इन सोसाइटी विद द प्रॉम्सिक्यूटी एंड पोलीएंड्री मैट्रिलिनियल डिसेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्यों बनता है भाई इंपॉर्टेंट, ये तो बता दे। क्यों? बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल टाई बिटवीन मदर एंड सन और डॉटर, ठीक है। तो आपके पास जो है वो दिस बायोलॉजिकल टाई इट गेन्स मोर प्रोमिनेंस ओवर द प्रॉपर्टी, तो ये ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर अब एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से लिखना था। देन उसके बाद लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कल्चर इन अकॉर्डिंग टू, प्रॉपरली अंग्रेजी लिखो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू कल्चर इज बेस्ड इन सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड कल्चरल एलिमेंट्स वन शुड स्टडी द रिलेशनशिप टू द ब्रॉडर सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टोटमिज्म। अब देखो टोटमिज्म के अंदर अगर प्रॉपरली लिख देते दैट देयर इज बाइनरी ऑपोजिशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड कल्चर, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और दूसरे जो बाइनरी ऑपोजिशंस होते हैं दैट इज बिटवीन द कल्चर एंड नेचर, जिसकी वजह से जो है वो 4 तरह के टोटम्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं जो कि दुनिया भर की सोसाइटीज़ को जो है वो बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो आपके पास टोटम है विच इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर, वो जो है वो अल्टीमेटली सोसाइटी को जो है वो संजो के रखता है, ठीक है। तो वो लिखना था, प्रॉपरली चीज़ों को लिखो, प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखो, ठीक है, क्योंकि यू आर राइटिंग ओनली 3 थिंग्स, ठीक है, 3 चीज़ें हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, एंड दिस क्वेश्चन इट बिलोंग्स टू 15 मार्कर, ठीक है जी। तो बेसिकली एक सिंपल इंट्रोडक्शन जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसके बाद जब आप पॉइंट लिखो, चाहे 2 पॉइंट लिखो, चाहे 3 पॉइंट्स लिखो, उसको अच्छे तरीके से केस स्टडी के माध्यम से एग्जाम्पलीफाई कर दो, ओके। तो बेसिकली अभी जो है वो मुझे जो इस बच्चे के ऊपर काम करना पड़ेगा वो इसके एक्सप्रेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुद्दों के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर अगला, so analyze the role of the social institution in the structure and functioning of the society। अब बेसिकली इसका मुद्दा क्या है कि सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल रहता है सोसाइटी की स्ट्रक्चर बनाने में और फंक्शन करने में। स्ट्रक्चर बनाने में क्या रोल रहता है ये देखो, इस बच्चे ने यहाँ पे ही एग्जाम्पल बड़े अच्छे तरीके से लिख रखा है। अगर इसके पास वो सेंस होगा, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो होगा, तो बेसिकली ही इज़ गोइंग टू यूज़ दिस केस स्टडी और एग्जांपल टू एनालाइज कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। फंक्शनिंग के लिए इसने सिंपल मलिनोव्स्की को यूज़ कर ही लेना है, तो उसकी पूरी की पूरी जो फंक्शनलिज्म है वो इसी के ऊपर, सोशल इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग के ऊपर ही डिज़ाइंड है, ठीक है। तो मजूमदार के हिसाब से एमटी मजूमदार, चलो बहुत ही बढ़िया, चलो सो ऐसा नहीं करना है, ये गलतियाँ नहीं करनी है। या तो प्रॉपर मजूमदार ही लिख दो, अगर लिखना है तो सही लिखो भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सो दी सोशल इंस्टीट्यूशंस दे आर कलेक्टिव मोड्स ऑफ रिस्पॉन्स और बिहेवियर विच हैज़ outlasted a generation, prescribes a well-defined way of doing the things, binds the members of the group into the social association। बहुत बढ़िया, नाइस। एज पर राल्फ लिंटन 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ज़रूरत नहीं थी भाई इसकी, क्या ज़रूरत है। रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, रोल बड़े साफ हैं, 2 तरह के रोल्स बताने हैं, एक स्ट्रक्चरल रोल बताना, एक फंक्शनल रोल बताना, ठीक है। मलिनोव्स्की का फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पे देखो मिस कर गया। सिंपल चीज़ें थी, 2 चीज़ें थी। इंस्टीट्यूशंस जो है उनको 2 तरीके से समझाना था कि उनका स्ट्रक्चरल रोल क्या रहता है और फंक्शनल रोल क्या रहता है।
फंक्शनल रोल को समझाने के लिए सिर्फ मलिनोव्स्की जो है वो, आई थिंक मलिनोव्स्की एंड ब्राउन दोनों सफिशिएंट थे। स्ट्रक्चरल रोल समझाने के लिए आधा जो है वो ब्राउन समझा देता है, आधा जो है वो लेवी स्ट्रॉस जो आपने ऊपर बच्चे ने बताया था वो, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी रादर देन जस्ट राइटिंग दी रोल्स और नीचे हॉच पॉच हो जाता, दी आंसर हैज़ टू बी मोर स्ट्रक्चरल, कि पहले बच्चा स्ट्रक्चरल रोल बताए फिर उसके बाद जो है वो फंक्शनल रोल बताए। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव के अंदर हमने बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। सो सिंप्लीफाई दी एक्शंस, सॉरी सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखो चीज़ें बच्चे ने लिखी हैं तकरीबन। अब मलिनोव्स्की की बेसिकली 3 तरह की अगर नीड्स को वो पूरा करता है, की रोल्स को पूरा करता है। सिंप्लीफाई द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल, मेंटेनिंग द यूनिटी यूनिफॉर्मिटी इन द सोसाइटी। ठीक है जी। क्रिटिसिज्म की अगेन देयर वाज नो नीड। अब देखो मुद्दे की बात अभी पूरी नहीं हुई है और क्रिटिसिज्म के ऊपर ये पहुंच गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये गलत बात है। मुझे पता है कि आपको क्रिटिसिज्म लिखने आते हैं, मुझे पता है कि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपने बहुत मेहनत कर रखी है, बट मेरा भी तो एक पर्सपेक्टिव है ना। मैंने भी तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर में और सोसाइटी की फंक्शनिंग में संस्थानों का क्या हिसाब किताब है, तो वो आपको एनालाइज करके बताना था। तो स्ट्रक्चर में क्या हिसाब किताब है संस्थानों का, कि सोसाइटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो संस्थान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक तो है रेडक्लिफ ब्राउन का। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि संस्थान जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सोशल स्ट्रक्चर या सोसाइटी बनती है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास लेवी स्ट्रॉस हैं। लेवी स्ट्रॉस कहते हैं दैट देयर आर बाइनरी ऑपोजिशंस। बाइनरी ऑपोजिशंस की वजह से संस्थान जो हैं वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर जो है वो बने हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास उसी सिस्टमेटिक ऑर्डर की वजह से सोसाइटी बनती है। जैसे उन्होंने टोटम बताया कि 4 तरह के टोटम है और टोटम की वजह से जो है वो आपके रूल्स ऑफ मैरिज वगैरह बनते हैं और रूल्स ऑफ मैरिज की वजह से पूरी की पूरी सोसाइटी जो है बनी हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे गेम जो है वो ज़्यादा पॉइंट से ज़्यादा जो है वो इट इज़ मोर ऑन दी पर्सपेक्टिव्स, है ना। फिर उसके बाद मलिनोव्स्की की बात आती है। मलिनोव्स्की कहते हैं कि आपके पास सोसाइटी की बेसिक जो नीड्स हैं वो संस्थान पूरे करते हैं। तो सोसाइटी की नीड्स को वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, फिर उसके बाद एमाइल डर्काइम आते हैं। एमाइल डर्काइम कहते हैं कि सोसाइटी को अगर आपने सॉलिडेरिटी के अंदर रखना है, सोसाइटी के अंदर सॉलिडेरिटी चाहिए, सोसाइटी के अंदर फंक्शनिंग चाहिए, तो आपको जो है वो अगेन सोशल इंस्टीट्यूशंस का उनके अंदर महत्व रहता है। फिर उसके बाद जो है वो पार्सन आ जाते हैं, टेलकट पार्सन बेसिकली कहेंगे कि आपके पास देयर इज़ लेटेंट फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कि यानी कि अगर आप सोसाइटी के अंदर चेंज चाहते हो तो भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जो है वो मैंने क्वेश्चन डाला था, लेवल बना के डाला था क्वेश्चन का, और इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को इंटरप्रेट अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी काम करना होगा। देन उसके बाद एग्जामिन द टाइप्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप्स, हाईलाइटिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो सोशल ग्रुप इट इज़ डिफाइंड बाय शेरिफ एंड शेरिफ इन द बुक द आउटलाइन ऑफ द सोशल। अरे यार ज़रूरत नहीं होती है इन चीज़ों की, चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, सो इज़ द सोशल यूनिट द सोशल ग्रुप इट इज़ द सोशल यूनिट विच कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स हु स्टैंड इन द डेफिनेट स्टेटस रोल रिलेशनशिप टू वन एंड अदर। ठीक है, बहुत बढ़िया, दूसरी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस बताने। ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी सोशल ग्रुप आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्राइमरी ज़्यादा फेस टू फेस इंट्रैक्शन होती हैं, बहुत बढ़िया, लार्जर इन साइज। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, नाइस। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द सोशल इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफरिंग कल्चर जनरेशन बाय जनरेशन फॉर इंडिविजुअल्स, हेल्प इन द वाई, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जो अब इन्होंने इम्पॉर्टेंस लिखी है, तो इम्पॉर्टेंस के अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग एंगल्स बना लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कीवर्ड उठाया यहाँ से, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सोशल कंट्रोल देता है, ये जो है वो आपके पास इंडिविजुअल को टैलेंट प्रूव करने का जो है वो चैनल देता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास सोशलाइजेशन होता है वो भी एक लिख देते तो बहुत अच्छा लगता, ठीक है। सो अब तक आप ये समझ गए होंगे दैट नॉलेज का गेम एक हद तक होता है इसके अंदर, ठीक है। बट कई बार ये चीज़ें होती हैं कि आप कैसे लिखते हो, कैसे चीज़ों को जो है वो प्रेजेंट कर पाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक जगह के ऊपर जो है वो मुझे एक या दो जगह के ऊपर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखा, और मैं तो बेसिकली ये भी चाहता हूँ कि शेरिफ एंड शेरिफ भी ना लिखा जाए। अगर आप अपना बड़े आसान तरीके से स्पष्ट शब्दों में अपना व्यू पॉइंट आप मुझे बता सकते हो, कन्वे कर सकते हो, भाई उससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। वो भी मेरे लिए जो है इट इज़ मोर देन सफिशेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद CH कूले, तो ये जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें जा रही थी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइसली रिटन। देन उसके बाद डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इट्स फॉर्म एंड इम्प्लीकेशंस ऑन द सोशल इक्वालिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो सोरोकिन अपनी सोशल मोबिलिटी के अंदर डिफाइन करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन को, कि एक सिस्टम है जिसके अंदर सोसाइटी लोगों को कैटेगराइज करती है और उनको रैंक कर देती है, ठीक है। तो इट इज़ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है और लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लिखा, बहुत शानदार, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव मैंने पूछे नहीं, लेकिन नहीं, ज्ञान झाड़ना तो इसकी आदत पड़ी हुई है, बहुत पहले से आदत पड़ी हुई है, तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो जो फॉर्म्स थे उसके बारे में बात करनी थी, किस फॉर्म्स में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लास, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, ज़मीन, ठीक है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेंडर। ये फॉर्म्स, ठीक है। और फिर उसके इम्प्लीकेशंस क्या थे इन फॉर्म्स के, वो बताने थे आपको सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये फालतू में है, बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद वेरियस फॉर्म्स, जेंडर बेस्ड। सो पहले मेरे हिसाब से जेंडर बेस्ड समझा देते कि जेंडर बेस्ड होता क्या है, फिर उसके बाद वो लिखते कि आपके पास जो है वो हेगीमोनिक मस्कुलिनिटी क्या है, टैलकट पार्सन इसके बारे में क्या बात कही है, तो वो बात की बातें थी, ठीक है। मुझे पता है कि भाई बहुत चीज़ें जो है वो आपको पता है, नॉलेज बड़ी अच्छी है आपके पास, ठीक है। तो इसको लिखने की कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से सॉरी ज़रूरत नहीं थी। रादर जेंडर बेस्ड जो फॉर्म है वो किस तरह से बनती है और सोसाइटी के ऊपर इम्प्लीकेशन उसका क्या है, अगर वो लिख देते सिंपल स्पष्ट शब्दों के अंदर, तो इट कुड हैव बीन मच मोर इम्पैक्टफुल। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता तो आई वुड हैव कोटेड लीला दुबे, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो मैं लीला दुबे को जो है वो कोट करके बताता कि आपके पास जो है देयर आर सर्टन सोशल रिचुअल्स, इन सोशल रिचुअल्स या फिर सोशल प्रोवर्ब्स की वजह से, जो लैंग्वेज की वजह से आपके पास अकॉर्डिंग टू लीला दुबे ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो बनती है, जिसकी वजह से कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो एक मेल को दे दी जाती है और कुछ जो है वो आपके पास एक फीमेल को दे दी जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। बेसिकली इस वजह से जो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं जाती हैं। अकॉर्डिंग टू लीला दुबे आपके पास एक जो जेंडर है, यानी कि मेल जो जेंडर है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन जो है वो बता दिया जाता है, सुपीरियर बता दिया जाता है, फीमेल को जो है वो इन्फीरियर बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ जो कि हम पेपर सेकंड लीला दुबे के अंदर करते हैं, सीड वर्सेस अर्थ वाला जो एग्जांपल है वो दे सकते हो,
आगे बढ़ते हो आप। रेडिकल फेमिनिस्ट वगैरह क्या है यार, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हाँ, रसाल्डो को आप लिख सकते हो, ठीक है, ये जेंडर सफियर्स वगैरह के अंदर होता है। एंड बेसिकली इट प्रोहिबिट्स और इट इनहिबिट्स द सेंस ऑफ इक्वालिटी इन पीपल, ठीक है, बिकॉज इसके साथ भी आपको जोड़ना है, इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी के साथ भी जोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद एथनिसिटी बेस्ड। एथनिसिटी बेस्ड प्रॉपरली पहले समझाओ कि आखिरकार ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो एथनिसिटी बेस्ड के अंदर होता क्या है, दैट सॉरी गला थोड़ा सा ख़राब है। तो एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर पहले प्रॉपरली समझाओ कि ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, तो आपके पास जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि आपके पास ब्लैक वर्सेस वाइट का जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो रहा है, जिसको जो है वो बेसिकली डुबोइस ने समझाया है कि किस तरह से जो आपके पास कैपिटलिज्म है, या फिर यहाँ पे जो है वो आप गन स्टील एंड जर्म्स वाला जो जैरेड डायमंड का एग्जांपल है वो भी दे सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी रीसेंट एग्जांपल, ठीक है, कि उन्होंने बताया कि आपके पास कैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों के पास, कुछ एक रेस के पास ड्यू टू दी हिस्टोरिकल फेसिट्स ज़्यादा पैसे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा एथनिसिटी के लोग हैं, ब्लैक एथनिसिटी के लोग हैं, उनके पास जो है वो कम कैपिटल होता है, जिस वजह से बेसिकली जो है वो इस चीज़ को बिकॉज ऑफ इस चीज़ को जो है वो सिम्बॉलिक माना जाता है, और इस चीज़ को जो है वो ट्रांसलेट कर लिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ द रेस और एथनिसिटी, ठीक है। और इस वजह से जो है वो बेसिकली एक भावना पैदा होती है रेसिज्म की। इस रेसिज्म की वजह से जो है वो बेसिकली क्या होता है, अगेन इनइक्वालिटी जो है वो इनहिबिट होती है, ठीक है। तो अगेन रेस वगैरह जो है वो इसके अंदर हमने कर लिया है। कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर यू कैन राइट एनी थ्योरी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर लुई डमॉ की थ्योरी भी लिखना चाहते हो कि देयर इज़ सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन, जिसकी वजह से जो है वो कास्ट सिस्टम बनता है, और इसी सेंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन आगे बढ़ता है, और आपके पास जो है वो सोशल इनइक्वालिटी इनहिबिट होती है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उसी के अंदर लिख देते, दैट वुड हैव बीन मोर देन इनफ, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि अब देखो, अब यहाँ पे इस बच्चे की बहुत सारी गलतियाँ हैं। सबसे पहली गलती है कि ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, तो इंटरप्रेट करके आंसर को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है। जैसे यही क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा लिखना था, स्पष्ट लिखना था, और नंबर मिल जाने थे, आप ही के थे नंबर, ठीक है। तो पहले तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि इसको ये काम सिखाना। दूसरा चीज़, इसको ये बताना कि फालतू में नॉलेज बांटने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मुद्दे की बात मुझे चाहिए, अगर मुद्दे की बात मुझे कर दोगे, मेरे पास मिल जाएगी, तो आई विल बी मोर देन सफिशेंट, ठीक है भाई, हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जो मेरा अभी टास्क रहेगा, जो प्राइमरी मेरा जो एक्शन रहेगा, मोड ऑफ एक्शन रहेगा, वो यही रहेगा कि ये दो चीज़ें जो है वो इसको अच्छे तरीके से सिखा दी जाए, कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, स्ट्रक्चर करना, फिर उसके बाद जो है वो मुद्दे की बात लिखना, फालतू इधर उधर जाना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो एक प्रॉपर एवेल्यूएशन होता है आंसर का, ठीक है। और आंसर के एवेल्यूएशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे को गाइड करना, ठीक है, उसको समझाना कि अभी तेरे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट, ठीक है। बिकॉज अगर हम प्रॉपरली चीज़ों को बताएंगे नहीं, हम अगर प्रॉपरली चीज़ों को समझाएंगे नहीं, तो इस एवेल्यूएशन का क्या फ़ायदा है, इन नंबर्स का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो व्हेन दिस पर्टिकुलर पर्सन विल डू दीज टू थिंग्स, तो ऑलरेडी उसके जो है वो सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज बाकी चीज़ें जो है वो इसके बेसिक्स सही हैं, नॉलेज है, नॉलेज को ज़रा सा जो है वो हमें डायरेक्शन देना है। अगेन 20-21 दिनों की बात है, 20-21 दिनों के अंदर अंदर ये बच्चा जो है वो सीख जाएगा। ही इज़ ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, हार्ड वर्क कर रहा है, और प्री क्लियर होने की देर है। वी आर गोइंग टू फाइंड हिम इन दी लिस्ट, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं एक और कॉपी जो है वो आपके साथ शेयर करता, ठीक है।
तो बेसिकली अगेन आई विल ट्राई टू कम मोर ऑफन ऑन द सीरीज़, यूट्यूब के ऊपर हम बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे मैं बेसिकली आपको समझा सकूं कि असल में चाहिए क्या होता है आंसर्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो बच्चे आप पढ़ते रहते हो लेकिन जो मुद्दे की बात है वो बहुत बार आप मिस कर जाते हो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू।